करते हैं इस खास बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले रुख करेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ का, जहां आरएलएम विधि विश्वविद्यालय में सीएम योगी ने महिला सम्मेलन में शिरकत की। महिला सम्मेलन में सीएम योगी का संबोधन सुनिए। इतिहास के बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब हम लोगों को उसका स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन वह हमारे जीवन में वह क्षण परिवर्तनकारी साबित होता है। हमारा इतिहास अनेक चुनौतियों से जूझते हुए, अनेक आंधी और तूफानों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए, समय समय पर समुद्र मंथन के माध्यम से जिन रत्नों को उस समय के नायक और नायिकाओं के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है, उसमें समान रूप से महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी अलग अलग कालखंड में देखने को मिली है, अलग अलग कालखंडों में देखने को मिली है। और इसीलिए जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे पास जैसे पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला है। हर महीने हमारे यहां 2-4 बड़े पर्व और त्योहार आ जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, स्थानीय स्तर पर भी लोगों के सामने पर्व और त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला होती है। और ऐसे ही महापुरुषों की भी एक श्रृंखला हम सबको देखने को मिलती है, जिनका प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व समाज को एक नई संजीवनी प्रदान करता रहा है। इस लंबी श्रृंखला में बीच के कालखंड में जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, उन महापुरुषों का नाम विदेशी दासता के शिकार उन सत्ता लोलुप लोगों ने कभी सामने नहीं आने दिया, जो वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनकर के लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके। ऐसे नाम आगे नहीं आने दिए। आप याद करिए, 1000 वर्ष पहले एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी के हमलों को बेनकाब करने वाले महाराज सुहेलदेव को समाज एक प्रकार से विस्मृत सा कर दिया था। याद करिए, सालार मसूद मोहम्मद गजनवी का भांजा था, जिसने सोमनाथ के मंदिर को कई बार लूटा तोड़ा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर पहला हमला इसी ने किया था। और जब वह भारत में 1033 में मंदिरों को तोड़ने के उद्देश्य से एक बार फिर से गजनी से निकला था, तो मथुरा से लेकर के बहराइच के बीच में पग पग पर उसके मार्ग में महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू सेना, भारत के हिंदू राजाओं ने इतनी बाधाएं खड़ी की कि बहराइच आते आते उसके छक्के छूट गए और उसको पकड़ करके उसको वह दुर्गति की गई थी कि 150 वर्षों तक भारत पर कोई भी विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था। लेकिन इतिहास ने महाराज सुहेलदेव के साथ क्या व्यवहार किया, क्या व्यवहार किया, उनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। ऐसे ही एक लंबी श्रृंखला हमारे पास है। जब हम वैदिक ऋचाओं की बात करते हैं, भारत की परंपरा वेदों के बगैर नहीं चल सकती। भारत के सनातन धर्म की परंपरा वेदों पर आधारित है। वेद उसकी आधारशिला है। हम जब भारत के वेदों की परंपरा की बात करते हैं, एक कालखंड ऐसे भी आया जब कहा गया कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती। कौन लोग थे जो महिलाओं को, जिन लोगों ने स्वयं वेदों की ऋचाएं रची थी, ऐसी अपाला, ऐसी घोषा, ऐसी विश्वारा नारा और
गार्गी और मैत्री जैसे भारत की उन विदुषी नारियों के बारे में कौन ऐसा भारतीय होगा जो उनका स्मरण गाए बगाए न करता हो। हर भारतीय के मन में ये बातें सामने आती हैं। उसी श्रृंखला में आज से 300 वर्ष पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक बालिका जन्म लेती है और वही बालिका आगे चल करके। और अब जिक्र पीएम मोदी ने अपने पश्चिम बंगाल के दौरे पर अलीपुरद्वार में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बंगाल का विकास भारत के विकास की नींव है। हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है। पीएम मोदी ने अलीपुरद्वार रैली पर ममता सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल से पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए बुरी तरह लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। यूं तो बंगाल में 2026 में चुनाव हैं, लेकिन पीएम मोदी ने अभी से शंखनाद कर दिया है। अभी से इरादा अपना बता दिया है। चुनाव की ओर है पश्चिम बंगाल, ऐसे में सौगातों का भी जोर है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद और 2026 के विधानसभा चुनावों से ठीक एक साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी की ये उनकी पहली पश्चिम बंगाल यात्रा थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में 1010 करोड़ रुपए की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD प्रोजेक्ट की आधारशिला तो रखी ही, साथ ही विरोधी दलों पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी। उन्होंने बताया कि कैसे भारत नए सामर्थ्य के साथ और नई समृद्धि की नई गाथा लिख रहा है, ये भी पीएम मोदी ने बताया। साथ ही कहा कि आज देश का हर नागरिक विकसित भारत बनाने के लिए किसी भी राज्य का विकसित होना बहुत जरूरी है। इस पर पीएम मोदी ने जोर डाला। उन्होंने कहा कि इसीलिए पश्चिम बंगाल को भी एक नई ऊर्जा के साथ जुटना है। बंगाल को फिर उसी भूमिका में आना है जो उसकी कभी पहले पहचान रही थी। पीएम मोदी ने इसके लिए जरूरी बताया कि पश्चिम बंगाल फिर से नॉलेज का, ज्ञान विज्ञान का केंद्र बने। बंगाल मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा सेंटर बने। बंगाल अपनी विरासत पर गर्व करे, उसे संरक्षित करते हुए तेज गति से आगे बढ़ाए। साथियों, 21वीं सदी में भारत नए सामर्थ्य के साथ समृद्धि की नई गाथा लिख रहा है। आज देश का हर नागरिक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जुटा है, दिन रात जुटा है और विकसित भारत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का भी विकसित होना बहुत जरूरी है। और इसलिए पश्चिम बंगाल को भी नई ऊर्जा के साथ जुटना है। बंगाल को फिर उसी भूमिका में आना होगा जो कभी यहां की पहचान थी, पूर्वोदय की नीति पर चल रही है। बीते दशक में बीजेपी सरकार ने यहां के विकास के लिए हजारों करोड़ों का निवेश किया है। अब से कुछ देर पहले यहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का शुभारंभ भी हुआ है। केंद्र सरकार के प्रयासों से ही कल्याणी एम्स बना है। न्यू अलीपुरद्वार और न्यू जलपाईगुड़ी जैसे रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है।
बंगाल की व्यापारिक गतिविधियों को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। कोलकाता मेट्रो का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट हैं जो भारत सरकार यहां पूरे करवाने का प्रयास कर रही है। इस मौके पर पीएम मोदी ने बंगाल सरकार पर निशाना साधा। कहा, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन टीएमसी सरकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के लिए इतनी निर्मम क्यों है। पश्चिम बंगाल के गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो भी योजनाएं देश में चल रही है, उनमें से बहुत सारी योजनाएं यहां लागू ही नहीं होने दी जा रही है। पूरे देश में करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल चुका है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इसका फायदा पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों को नहीं मिल रहा। पश्चिम बंगाल का कोई साथी अगर दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई गया है, उसको वहां मुफ्त इलाज नहीं मिल पाता, क्योंकि निर्मम सरकार ने बंगाल के अपने लोगों को आयुष्मान कार्ड देने ही नहीं दिया। आज देश भर में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है, लेकिन टीएमसी सरकार ये नहीं करने दे रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार देश भर में गरीब परिवारों को पक्के घर बनाकर दे रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लाखों परिवारों का घर नहीं बन पा रहा है। आखिर टीएमसी सरकार आप लोगों को लेकर इतनी निर्मम क्यों है। ममता सरकार पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोलते हुए आगे कहा, बंगाल में कोर्ट को दखल देना पड़ता है, तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागर्दी को छूट यहां मिलती है। यही नहीं, पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में छाए संकट भी गिनाए। आज पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा संकट नौजवानों में फैल रही घोर निराशा का है, बेतहाशा बेरोजगारी का है। चौथा संकट घनघोर करप्शन का है। यहां की सिस्टम पर लगातार कम होते जन विश्वास का है। और पांचवा संकट गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आदिवासी परिवारों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन मन योजना की शुरुआत का भी जिक्र किया, जिसे राज्य सरकार ने लागू नहीं किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार को आदिवासी समाज की परवाह ही नहीं। देश में पहली बार
जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना बनाई गई है। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा आदिवासी समाज है। टीएमसी सरकार गरीब आदिवासियों का विकास भी नहीं होने दे रही है। उसने पीएम जनमन योजना को यहां लागू नहीं किया। टीएमसी हमारे आदिवासी समाज को भी वंचित ही रखना चाहती है। साथियों, टीएमसी को आदिवासी समाज के सम्मान की परवाह नहीं है। पीएम मोदी ने यहां साफ कर दिया कि पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है कि अगर अब भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने पाकिस्तान को भी दो टूक कहा। पश्चिम बंगाल के गरीब एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो भी योजनाएं देश में चल रही है, उनमें से बहुत सारी योजनाएं यहां लागू ही नहीं होने दी जा रही है। पूरे देश में करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल चुका है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इसका फायदा पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों को नहीं मिल रहा। पश्चिम बंगाल का कोई साथी अगर दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई गया है, उसको वहां मुफ्त इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि निर्मम सरकार ने बंगाल के अपने लोगों को आयुष्मान कार्ड देने ही नहीं दिया। आज देश भर में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है, लेकिन टीएमसी सरकार ये नहीं करने दे रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार देश भर में गरीब परिवारों को पक्के घर बनाकर दे रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लाखों परिवारों का घर नहीं बन पा रहा है। आखिर टीएमसी सरकार आप लोगों को लेकर इतनी निर्मम क्यों है? पीएम मोदी की माने तो आतंक और नरसंहार पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टीज है, पर जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है भारत और पाकिस्तान में, तो उसकी हार तय होती है, उसकी पराजय निश्चित होती है। लेकिन फिर भी नापाक है कि मानता नहीं। लिहाजा आतंकिस्तान को ये समझना होगा कि आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। वक्त रहते आतंकिस्तान संभल जाए, वरना हश्र बड़ा बुरा होगा। बहरहाल पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे से सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पीएम मोदी 2026 के चुनाव से पहले ही यहां चुनावी शंखनाद कर चुके हैं, तो वहीं टीएमसी बीजेपी में मचा घमासान 2026 के सियासी दंगल को और दिलचस्प बनाता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड भी तेजी से विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। ये कह रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने पहाड़ी प्रतिभाओं को तो परिभाषित किया ही, साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। सुनिए। साथ ऐसे अनेकों लाभार्थी जुड़े हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, लगन के बल पर न केवल अपने घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया है, बल्कि उसे अपनी आमदनी का साधन बनाकर, अभी आप लोग वीडियो में भी देख रहे थे, कुछ बहनें भी हमारी इस दिशा में आगे आई हैं, युवा भी आगे आए हैं। उन्होंने जहां रोजगार स्वरोजगार का एक साधन बनाया है,
वहीं पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आज हमारा देश $4 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। और वह दिन दूर नहीं है जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सकेंगे। आज वोकल फॉर लोकल हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, ऐसी अनेक पहलों के माध्यम से आज हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी हाल ही में आपने एक उत्कृष्ट उदाहरण देखा होगा जब हमारे देश में निर्मित हथियार, उपकरण, इनके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की सीमा में घुसकर निर्णायक कार्रवाई करते हुए आतंक के अड्डों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया और पाकिस्तान को 4 ही दिनों में घुटनों पर टेक दिया। पाकिस्तान पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए जो है यहाँ बार बार आग्रह करने लगा। इस सफल अभियान ने सिद्ध कर दिया कि अब रक्षा क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों को छू रहा है। देखिए कितनी मिसाइलें, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे आकाश मिसाइल हो, सारे स्वदेशी निर्मित हथियार और बिल्कुल अचूक निशाना, कोई उनकी काट नहीं, क्योंकि अब भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। नवाचार, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, AI के क्षेत्र में आज दुनिया के अग्रणी देशों में हमारा नाम आ रहा है। भारत में निर्मित नवीनतम तकनीक से युक्त स्वदेशी हथियार और संसाधन आज विश्व के किसी भी देश की तुलना में अधिक सक्षम और अधिक प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। इसी प्रकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये योजना हमारी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, क्योंकि सौर ऊर्जा का स्रोत असीमित होने के साथ ही ये पर्यावरण के अनुकूल भी है और ये हर व्यक्ति को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखती है। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को जो संतुलन है, उस संतुलन में भी बहुत प्रभावी भूमिका निभाती है। चारधाम यात्रा का भक्ति प्रवाह जारी है। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। चारों धामों में यात्रियों की तादाद बढ़ती जा रही है। साथ ही देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा के तहत लाखों भक्त केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। बारिश में भी दर्शनों के लिए कतारें लगी हुई हैं। अभी तक लाखों श्रद्धालुओं ने चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा कर चुके हैं। वहीं केदारनाथ में श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड टूट गए हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक भीड़ उमड़ रही है। 2025 में ये भीड़ एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। श्रद्धालुओं की आस्था का ये नजारा केदारनाथ के दर्शन करने उमड़ रहा है, जो कि एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। जग जाहिर है कि श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में निरंतर वृद्धि हो रही है और केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए आने वाली संख्या में अभूतपूर्व इजाफा हो रहा है। केदारनाथ यात्रा के लिए हर दिन हजारों की संख्या में भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। केदार घाटी से लेकर केदारनाथ तक का पूरा रास्ता यात्रियों से खचाखच भरा हुआ है। इस वर्ष बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए उम्मीद से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए चारधाम पहुंच रहे हैं।
इस साल केदारनाथ में बने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से यात्रियों की हर सुविधा पर खासा ध्यान दिया गया है। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए शुरुआती दिन से ही हर रोज हजारों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन की ओर से यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। यात्रियों के लिए केदार धाम में रहने खाने की सुविधाएं, शौचालय और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा पूरे परिसर के साथ साथ प्रत्येक हेलीपैड, पैदल मार्ग और यात्रा पड़ावों के साथ साथ हाईवे पर भी सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल, घोड़ा, खच्चर, डंडी, कांडी से भी लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि केदारनाथ के कपाट 2 मई को खोले गए थे। कपाट के खुलने के बाद पूरा केदारनाथ बम बम भोले और बाबा केदारनाथ की जय के नारों से गूंज रहा है। हर रोज श्रद्धालु भक्ति के भाव में डूबे परिसर में डमरू के साथ नृत्य करते नजर आते हैं। कपाट खुलने के दौरान मंदिर को क्विंटलों फूलों से सजाया गया था। कपाट खुलते समय तीर्थयात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई थी। ये वही तस्वीरें हैं। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को बधाई देते हुए कहा था कि इस बार 4 धाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाएगी और ठीक वैसा हुआ भी। जिला मुख्यालय सहित विभिन्न कस्बों में यातायात व्यवस्था सुचारू ढंग से चलने की ये तस्वीरें गवाह हैं कि श्रद्धालुओं की आस्था को स्वर्ग स्वरूप इस पावन धाम में सुकून मिल रहा है। आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। फिलहाल रिपोर्ट्स और खबरों में